हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 4 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, यह चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट मुख्य रूप से आपातकाल और आपातकाल के समय घटने वाली घटनाओं, क्या आपातकाल सही था, कैसे लागू किया गया, आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े, उन सब से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है आपातकाल? तो आपातकाल वह स्थिति है जिसमें एक देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हो जाती हैं और पुलिस और सेना को मुख्य स्थान मिल जाता है ताकि देश के सामने आने वाली चुनौतियों का मुख्य रूप से सामना किया जाए। आपातकाल की घोषणा आमतौर पर युद्ध या गृह युद्ध की स्थिति में की जाती है। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध के समय, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में देश में जो आपातकाल लगाया गया वह आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि थी। 1975 में सरकार द्वारा जो आपातकाल लगाया गया, उस आपातकाल से पहले क्या सिचुएशंस बनी हुई थी। तो आपातकाल से पहले की जो स्थिति है उसे हमने कुछ पॉइंटों में लेके चलते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति का स्वरूप, गुजरात तथा बिहार के छात्र आंदोलन, जागरूक विपक्ष और सरकार और न्यायपालिका के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव। पॉइंट नंबर 1, आर्थिक स्थिति का स्वरूप। यदि हम 1975 से पहले आर्थिक स्थिति के स्वरूप को देखें तो हमें पता चलेगा विश्व स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसी का परिणाम था कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, सूखा जैसी सिचुएशंस थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी लगभग सभी विभागों में मौजूद बना हुआ था। इसी तरह गुजरात तथा बिहार के छात्र आंदोलन, हमें जानकारी होनी चाहिए जब जब देश के सामने कोई चुनौतियाँ आती हैं, सरकारें तानाशाही रुख को अपनाती है, तो सिचुएशंस में युवा पीढ़ी आगे आती है, जैसे कि अलग अलग देशों में हुआ और भारत में भी जब समस्याएं ज़्यादा बढ़ी तो सिचुएशंस में गुजरात तथा बिहार के छात्र आगे आए और उन्होंने आंदोलनों को एक बड़े पैमाने पर चलाया। आंदोलन की व्यापकता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग सभी राजनीतिक दलों ने छात्र आंदोलनों को अपना समर्थन प्रदान किया। नेक्स्ट, जागरूक विपक्ष। देश जिस समय तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा था, विशेष रूप से आर्थिक मोर्चे पर, उन सिचुएशंस में विपक्ष सामने आया और उसने सरकार की जो नकारात्मकता थी उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जागरूक विपक्ष में मुख्य भूमिका निभाने का काम जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति यानी पूर्ण बदलाव का नारा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 1975 में संसद मार्च का आयोजन किया ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार जनहित के मुद्दों को तेजी से आगे बढ़ा सके, उनका समाधान कर सके। आपातकाल से पूर्व नेक्स्ट समस्या, सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव को देखने को मिली। हमारे देश में सरकार और न्यायपालिका के बीच 1975 से पहले जो टकराव बढ़ा वो काफ़ी अलग था। टकराव मुख्य रूप से कुछ बातों को लेकर था, जैसे क्या सरकार मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, क्या सरकार संपत्ति के अधिकार को काट छाट सकती है कि, और नेक्स्ट, क्या सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। तो दोस्तों, इन सब का जवाब ना में था, परंतु सरकार ने किया तो जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच टकराव की भावना हमें देखने को मिली। इसी तरह सरकार द्वारा CJI पद पर 3 वरिष्ठ जजों की अनदेखी करके जब श्री AN रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया तो इन सब से सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति मौजूद देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्या है केशवानंद भारती केस 1973? तो केशवानंद भारती केस 1973 का अपना आप में एक मुख्य स्थान है, क्योंकि इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान का एक मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, संसद सर्वोपरि है, परंतु संसद को यह राइट नहीं है कि वह मूल ढांचे में बदलाव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों कि क्या है आपातकाल, आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े, या आपातकाल को किन कारणों से काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। आपातकाल, जिसकी घोषणा 25 जून 1975 की रात्रि को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा की गई। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक करीब 21 माह तक प्रभावी रहा। बात आती है कि आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े, तो आपातकाल के काफ़ी हद तक नकारात्मक प्रभाव पड़े।
जैसे प्रेस पर प्रभाव, राजनीतिक दलों पर प्रभाव और आम जनता पर प्रभाव। प्रेस पर प्रभाव, सरकार द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया, जिसके तहत प्रेस को जो भी खबरें छापनी थी उन खबरों को सेंसर होकर चलना था, या सरकार के खिलाफ प्रेस कोई भी खबर नहीं छाप सकती थी। अगर कोई ऐसा करते तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती थी। आपातकाल के प्रभाव के अंतर्गत ही सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे समाचार पत्र बंद हो गए, जबकि इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन ने सरकार के गलत कदमों का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा अलग अलग अखबारों ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए समाचार पत्र में खाली जगह छोड़ना शुरू किया, यानी सरकार जिन खबरों को सेंसर करती थी उन खबरों की जगह समाचार पत्रों ने खाली जगह छोड़ना शुरू किया, ताकि सरकार के रवैये को जनता के सामने लाया जा सके और सरकार का विरोध किया जाए। इसी समय शिवराम कारंत तथा फणीश्वरनाथ रेणु जैसे लेखकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सरकार द्वारा दी गई अलग अलग उपाधियों को लौटाया गया। दोस्तों, पढ़ते हैं राजनीतिक प्रभाव। तो आपातकाल के समय सरकार द्वारा सभी विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। माना जाता है करीब 676 प्रमुख नेता उस समय जेलों में मौजूद थे। नेक्स्ट, आम जनता पर प्रभाव। तो आपातकाल के लगभग सभी जगह नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिले। आम जनता पर प्रभावों को देखें तो सरकार द्वारा निवारक नज़रबंदी के तहत लगभग 1,11,000 गिरफ्तारियां की। इसके अलावा जबरन नसबंदी कार्यक्रम को लागू किया, ताकि देश में जनसंख्या नियंत्रण को बलपूर्वक लागू किया जा सके। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को एक बड़े पैमाने पर हटाया गया। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि आपातकाल के क्या प्रभाव पड़े। तो हम कह सकते हैं कि आपातकाल वास्तव में नकारात्मक स्वरूप में था, जिससे प्रेस, मीडिया, राजनीतिक दल और आम जनता लगभग सभी प्रभावित रूप में नजर आए। दोस्तों, अब हम आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पार्ट सेकंड के बारे में लेकर चलेंगे, जिसमें हमने 11 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हुए चलते हैं इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन है 1977 के लोकसभा चुनाव। 1975 से 1977 के आपातकाल के बाद देश में मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव कराए गए। इन लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जनता पार्टी का निर्माण अलग अलग दलों द्वारा मिलकर किया गया, जिसके प्रमुख लोकनायक जयप्रकाश थे। इसी तरह कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का निर्माण बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया। बात आती है कि 542 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ, उन चुनाव में जनता पार्टी को भारी बहुमत यानी 330 सीटें प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से सत्ता में रही थी, उस पार्टी को सिर्फ 154 सीटें मिली। तो दोस्तों, 1970 के लोकसभा चुनाव अपने आप में काफ़ी प्रभावशाली चुनाव थे। इन चुनावों ने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई पार्टी संविधान की अनदेखी करे, जनहित की अनदेखी करे, तो वह पार्टी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकी, जैसे कि हमने 1977 के लोकसभा चुनाव के पश्चात देखा। समस्त उत्तरी भारत में जहां आपातकाल के नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़े, वहां कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिणी भारतीय राज्यों में कांग्रेस पार्टी विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता पार्टी सरकार तथा इसका कार्यकाल। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हुई। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरकार का निर्माण किया, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सरकार जनता के इच्छा के अनुरूप सत्ता में आसीन तो हुई, परंतु निश्चित कार्यक्रम ना होना, एजेंडा निश्चित ना होना, ठोस नीति ना होना, नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित ना करना और कांग्रेस पार्टी के शासन से अलग हटकर कुछ नया ना कर पाना, इन सब कारणों से सरकार जनता में धीरे धीरे अलोकप्रिय होती चली गई। उसी का परिणाम था कि 18 महीने में ही यह सरकार गिर गई। जनता सरकार के गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह द्वारा सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, परंतु यह सरकार भी लंबे समय तक नहीं चली। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 1977 से 1979 या 1980 तक का जो कार्यकाल था, वह देश में राजनीतिक अस्थिर था, राजनीतिक उठापटक से संबंधित काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्या है शाह जांच आयोग? तो शाह जांच आयोग वह आयोग है जिसको 28 मई 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाया गया, ताकि आपातकाल में लोगों पर जो अत्याचार हुए उनके लिए कौन जिम्मेदार था,
आपातकाल में नागरिक अधिकारों का जो हनन हुआ उनके कारणों को जाना जाए और जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए। उस सिचुएशंस में इसके अध्यक्ष JC शाह बने। इस आयोग ने अलग अलग लोगों से, राजनीतिक दलों से, नेताओं के, आम जनता के विचारों को, बयानों को लिया और उनके आधार पर जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि आपातकाल को बिना किसी ठोस कारण के लगाया गया। आपातकाल के लगाए जाने के लिए इंदिरा सरकार द्वारा जो भी कारण बताए गए वे ठोस पर्याप्त कारण नहीं थे। इसके अलावा आपातकाल में प्रशासनिक शक्तियों का खुलकर दुरुपयोग किया गया। आपातकाल में ही हमें प्रतिबद्ध नौकरशाही ढांचे का रूप देखने को मिला, जिसमें नौकरशाही ढांचे ने अपने विवेक की जगह सरकार के अनुरूप चलने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही मानवाधिकारों का या मौलिक अधिकारों का खुलकर हनन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नक्सलवादी आंदोलन? तो नक्सलवादी आंदोलन वह आंदोलन है जो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र से 1967 में किसान विद्रोह के द्वारा आरंभ हुआ। आज़ादी के पश्चात जब किसान, मजदूर, भूमिहीन, आदिवासियों का शोषण नहीं रुका तो सिचुएशंस में चारू मजूमदार जैसे व्यक्ति सामने आए और उन्हें CPI-ML मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के द्वारा नक्सलवादी आंदोलन को बनाया, जिसमें उन्होंने हिंसा का उपयोग करते हुए, क्रांति का उपयोग करते हुए बदलाव लाने की कोशिशें की। देश के अलग अलग भागों में किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों, आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाया। इसी का परिणाम था कि आज देश के 9 राज्यों में इसने अपना विस्तार कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हिंसा, क्रांति का विस्तार भी हमें देखने को मिला। वर्तमान में सेना, भारतीय सेना, पुलिस और नक्सलियों के बीच होने वाले संघर्ष में हजारों की संख्या में बेगुनाह लोग मारे गए हैं। हम कह सकते हैं कि नक्सलवादियों की मांगों को अगर देखें और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों को देखें तो किसी भी दृष्टि में उचित प्रतीत नहीं होते, क्योंकि हिंसा, क्रांति, शांति व्यवस्था स्थापित करने का या लोगों के कल्याण का एकमात्र रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 42वां संवैधानिक संशोधन। तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया। इस संशोधन को हम विवादास्पद संशोधन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सरकार ने इस संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिनको उठाया जाना जरूरी नहीं था। जैसे घोषणा कर दी गई या प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा संसद के कार्यकाल को भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया, जिन्हें किसी भी दृष्टि में उचित नहीं माना जा सकता था। इसी तरह कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इस संशोधन के द्वारा हुए। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एंड अखंडता को जोड़ा गया। इसके साथ ही नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, क्या है प्रतिबद्ध नौकरशाही और निष्पक्ष नौकरशाही? प्रतिबद्ध नौकरशाही अधिकारी वर्ग का वह स्वरूप, ऑफिसर्स वर्ग का वह स्वरूप जिसमें वो अपने विवेक का, संविधान का उपयोग न करते हुए राजनेता वर्ग के अनुरूप आचरण करें, अपनी गतिविधियों को संपन्न करें। ऐसे नौकरशाही ढांचे को हम प्रतिबद्ध नौकरशाही का नाम देते हैं। आपातकाल के दौरान हमने देश में प्रतिबद्ध नौकरशाही का ही स्वरूप देखा, जो हमारे लिए उचित साबित नहीं हुआ। निष्पक्ष नौकरशाही, नौकरशाही ढांचे का वह स्वरूप जो संविधान को सर्वोपरि माने, संविधान के अनुरूप आचरण करे और राजनेताओं द्वारा दिए गए किसी भी गलत ऑर्डर को अस्वीकार करने की, बहिष्कार करने की रणनीति अपनाए। उसे नौकरशाही ढांचे के स्वरूप को हम निष्पक्ष नौकरशाही के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, लोकनायक जयप्रकाश को ही हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक जयप्रकाश एक बड़े गांधीवादी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा रोल निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी एक बड़ी भूमिका। इंदिरा गांधी के शासन में जब उन्होंने कुछ खामियां देखी तो सिचुएशंस में उन्होंने सत्ता परिवर्तन का नारा दिया। इसी का परिणाम था कि उन्होंने बिहार के पटना मैदान में 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। 1975 में दिल्ली चलो मार्च का आयोजन किया। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह एक बड़े किसान नेता, गांधीवादी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका। केंद्र सरकार में अनेक पदों पर मंत्री बने। 1979 से 80 के बीच प्रधानमंत्री पद पर, यूपी के 2 बार CM भी रहे और लोक दल का निर्माण किया। चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ी भूमिका, गांधीवादी नेता। 1977 से 1979 के बीच देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार में अनेक पदों पर भी रहे।
नेक्स्ट, मोरारजी देसाई, एक बड़े गांधीवादी नेता। 1977 में जब जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ विजय हुई तो इस हालातों में देश के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चंस है कि आपातकाल एक तानाशाही निरोधक टीका था, या आपातकाल एक तानाशाही निरोधक टीका था जिससे दर्द हुआ, बुखार हुआ, लेकिन लोकतंत्र के अंदर मजबूती बनी, या आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, आपातकाल जो देश में 1975 से 1977 तक रहा, करीब 21 माह तक उसका विस्तार था, वो आपातकाल जो देश में लगा, उस आपातकाल से हमें काफ़ी सीख मिली। सबसे पहली सीख मिली कि भारत से लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता। भारत एक ऐसा देश, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोशिशें करेंगी लोकतंत्र को समाप्त करने की, तानाशाही को अपनाया जाएगा, लेकिन भारत से लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आपातकाल से दूसरी सीख यह मिली, प्रावधान कर दिया गया कि अब आपातकाल सिर्फ युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा नहीं होगी। इसके साथ ही आपातकाल से तीसरी सीख मिली कि आपातकाल में मौलिक अधिकार सीमित नहीं होंगे, क्योंकि 1975 से 1977 के आपातकाल में मौलिक अधिकार काफ़ी हद तक सीमित हुए। इसके साथ ही आपातकाल दूसरी सीख, नेक्स्ट सीख हमें ये मिली कि हमें प्रतिबद्ध नहीं, नौकरशाही ढांचे का हमें प्रतिबद्ध रूप नहीं चाहिए, हमें नौकरशाही ढांचे का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप ही देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकता है, सही मायनों में जन कल्याण को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र का समर्थक है। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।